नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम खुला आकाश के इस अंक में मैं सीटू तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। पटना की सड़कों पे जब कभी आप चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो ट्रैफिक पोस्ट पे महिलाओं की पोस्टिंग देख करके हर प्रगतिशील आदमी जो है वो गर्व से फूल उठता है, वो खुशी से समा उठता है। बीते तकरीबन 4-5 सालों में ये तस्वीर जो है वो पटना की जो बदली हुई तस्वीर है वो दरअसल हमारे समाज में जो तस्वीर बदल रही है उसको भी रेखांकित करती है, साथ ही इस बात को भी रेखांकित करती है कि महिलाएं जो हैं वो अपने जो पारंपरिक कार्य क्षेत्र या पारंपरिक रोजगार के अवसर थे उससे इतर दूसरे रोजगार के अवसरों की तरफ भी जा रही हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक पारंपरिक रोजगार से दूसरे जो अलग तरीके के रोजगार के अवसर हैं उस तरफ जाने में किस तरीके की दिक्कतें उनके सामने पेश आ रही हैं, वर्किंग आवर्स को लेकर के क्या दिक्कतें हैं, उनके कपड़ों को लेकर के क्या दिक्कतें हैं, इन सब मसलों पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, मेरे साथ हैं विभा कुमारी जी। विभा कुमारी जी जो हैं वो पुलिस निरीक्षक हैं यातायात पुलिस पटना में, बीते 35 सालों से बिहार पुलिस सेवा में हैं। उन्हीं से जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में और हम सशक्त नारी शक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। उन्हीं से जानेंगे कि ये जो सशक्तिकरण नारियों का है और उनकी यात्रा जो है उससे कैसे हम इंस्पायर या कैसे प्रभावित हो सकते हैं। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरा परिचय तो आप दे ही दी, तो सबसे मैं पहले दूरदर्शन में बैठी हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मेरी जन्म एक गांव में हुई है। गांव का नाम है बाना, खिजरसराय थाना अंतर्गत गया जिला में। बचपन मेरा चैलेंज भरा था, चूँकि मैं अपने माता पिता के 2 भाई 2 बहन 4 संतान थी। उसके अलावा एक मौसी का बच्चा का परवरिश भी मेरे पापा के जिम्मे था। तो मीडियम फैमिली से हम लोग आते हैं। शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स करने की इच्छा थी जी। स्पोर्ट्स करने के लिए मैं अपने मम्मी पापा से बहुत गुजारिश करती थी कि मुझे स्पोर्ट्स करना है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें कुछ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ, उसमें मुझे सम्मिलित नहीं किया गया। तो मैं अपने फिजिकल टीचर से बोली कि सर मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया गया, मैं तो कर सकती थी और जो लड़कियां आई हैं उनसे मैं बेहतर कर सकती थी। तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि ठीक है बेटा, अभी आप नहीं किए हो तो अगले बार से मौका दिया जाएगा, चूँकि आप अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, अगर वो कहेंगे तो ये मौका ज़रूर दिया जाएगा। तो फिर अगले बार प्रोग्राम हुआ चाकंद हाई स्कूल में। चाकंद हाई स्कूल में मगध रेंज के जितने बच्चे थे स्पोर्ट्स के लिए आए, लड़कियां लड़के। तो उस स्पोर्ट्स में मैं जितना भी इवेंट में पार्टिसिपेट की, प्रथम स्थान प्राप्त की जी। वो इवेंट था 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। तो इस तरह से वहाँ हमको एक उचित सम्मान मिला और जब प्रथम स्थान प्राप्त कर ली तो एक मैसेज भी गया मेरे फैमिली के लिए, समाज के लिए, बच्चे के लिए। तो मैं सोची कि बिना अभ्यास के मैं जब मगध रेंज में कर सकती हूँ तो अभ्यास करने पे तो और मैं बेहतर करूँगी। ये किस उम्र की बात थी? मतलब ये मैं 6 में पढ़ती थी, उस समय की बात है। मतलब 12-13 साल की उम्र की बात थी कि जब आपकी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी और आपने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। हाँ। तो मैं अपने पापा से बोली कि मैं प्रतिदिन 4 बजे जगूंगी और 4 बजे जाऊंगी खेलने। तो उनके द्वारा कहा गया बेटा तो स्कूल का दूरी तो बहुत है, यहाँ पे आसपास में कोई ग्राउंड नहीं है, कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो मैं बोली कि मैं कर लूँगी, बगीचा तो है ना, मेरे गांव के पास बगीचा है। तो मैं उस बगीचे में जाने लगी और अपने से छोटे उम्र के बच्चों को भी ले जाती थी दौड़ने के लिए। और वो बच्चे मेरे लिए कुदाल रस्सी लेकर के जाते थे, एक अखाड़ा टाइप से खर्च देते थे, उसमें मैं छलांग लगाती थी, दौड़ती थी। ऐसे ऐसे करते करते मैं मैट्रिक पास कर गई। और मैट्रिक पास करने से पहले एक प्रोग्राम हुआ था स्टेट लेवल का बीरपुर में, नेपाल की तराई में बीरपुर पड़ता है, वहाँ भी मैं पार्टिसिपेट की। तो
फर्स्ट और सेकंड आई। उसके बाद बिहार से मुझे स्पोर्ट्स किट दिया गया। उस समय मेरे पास स्पोर्ट्स किट नहीं था, तो जब स्पोर्ट्स किट दिया गया तो मैं बहुत खुश हुई कि अब तो इस ड्रेस को पहन करके और अच्छे से मैं दौड़ूंगी। तो ऐसे ऐसे प्रेरणा मिलता है। आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो वो कर ही लेता है। वो मेरे मम्मी पापा का सहयोग भी था और मेरी जिद भी थी। मैं इतनी सशक्त थी उस उम्र में ही कि मैं क्यों नहीं, अगर सारे लोग करेंगे तो उसमें मैं पीछे क्यों रहूं कि मैं गांव से हूं। नहीं, मुझे भी करना है। मैं जब मैट्रिक पास की तो मेरे पापा बोले कि बेटा आगे की पढ़ाई करोगे तो शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होगा जी। शादी में तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का खोजना पड़ेगा, उसके लिए दहेज भी देना पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं पापा, आप शादी का चिंता नहीं कीजिए, बस हमें आगे बढ़ने दीजिए, कम से कम कॉलेज में मेरा नाम लिखा दीजिए। तो पापा थोड़ा सा कह रहे थे कि बेटा थोड़ा सोचो, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है इतनी अच्छी कि मैं हायर एजुकेशन दे सकूं। हम बोले आप करा तो दीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ा के कर लूँगी, किसी तरह से पढ़ लूँगी, आप सिर्फ एडमिशन करवा दीजिए। तो उस समय मेरे बड़े भैया और मेरी माँ पापा को थोड़ा इग्नोर करके घर में जो सरसों था, अनाज था जी। उसी को बेच करके मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिए। तो कॉलेज में जाने के बाद मुझे और अच्छा ग्राउंड मिला, गया कॉलेज गया कि मैं प्रोडक्ट हूँ। तो ग्राउंड में जाने के बाद अभ्यास करने का बहुत अच्छा मौका मिला। उसी बीच में स्पोर्ट्स गया कॉलेज गया का स्पोर्ट्स हुआ जिसमें मैं चैम्पियन हो गई जी। तो देखिए बचपन से जो मेरी इच्छा थी फिर कॉलेज में आने के बाद और निखर गई। वहाँ गया कॉलेज गया के प्रशिक्षक थे, स्पोर्ट्स प्रशिक्षक झाजी थे, वो भी हमको टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करवाते रहे। फिर मैं जब चैम्पियन हुई तो चीफ गेस्ट बन करके आए थे डीआईजी साहब थे मगध रेंज के, शिवाजी खैरे जी। तो वो चीफ गेस्ट बन के आए थे, हमें पुरस्कार दिए। उसके बाद बोले बेटा देखना अगर मन करे तो पुलिस को ज्वाइन कर लो, पुलिस में भी स्पोर्ट्स होते हैं और उसमें तुम अच्छे से करोगे, ऑल इंडिया लेवल पे अगर तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, तुम में क्षमता है। मैं उनकी बातों को मान ली और मैं जब बहाली निकला तो उसमें बहाल हो गई। उसके बाद तो ये जब आप बहाल हुई और बहाली जब आप निकली तो आपने उसमें भर दिया, तो माता पिता का क्या रिएक्शन था? और आसपास का, चूँकि आप बोल रही हैं कि आप एक बहुत छोटे से गांव से आई जहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं था, स्कूल भी दूर था, तो माता पिता का क्या रिएक्शन था और गांव वालों का भी किस तरीके से रिएक्शन था? ओ गांव वाले लोग तो बहुत विरोध करते थे, बोले मेरे पापा को कि बेटी को दौड़ने के लिए भेजते हो, क्या तुमको बेटा नहीं है? तो मेरे पापा चूँकि आर्मी से थे, इस बात को समझते थे, दुनिया देखे हुए थे, तो वो ज़्यादा रोके नहीं। लेकिन बीच बीच में मेरे भैया कहते थे कि पुलिस में नहीं जाना है, क्या तुमको नमक रोटी भी घर में खाने को नहीं मिलता है? तो मैं भैया से बोली कि देखिए भैया, अगर दूध रोटी खाने की क्षमता हो तो नमक रोटी नहीं खाना चाहिए। और हर प्रोफेशन में अच्छा बुरा अपने आप पर निर्भर करता है। मैं अच्छी रहूँगी, आपकी अच्छी बहन बनकर दिखाऊँगी। उसके बाद मैं पुलिस में बहाल हो गई और पुलिस के अंदर स्पोर्ट्स का एक जो टीम होता है उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। तो 38वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी मुझे स्वर्ण मिला। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और खेल मंत्री मार्केट अलवा, उनके द्वारा मुझे मेडल मिला और प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद जो हम गांव लौटे तो समाज के लोग भी जो बुराई करते थे वो बहुत शाबाशी देने लगे मेरे घर परिवार को। और मैं पापा से बोली कि देखिए पापा, आप कहते थे ना कि तुम्हारा शादी में बहुत दिक्कत होगा, अब आपको जो दहेज देगा मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मैं भी नौकरी करती हूँ। अगर नौकरी वाले लड़के दहेज लेते हैं तो मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं क्यों दहेज लेने वाले लड़के से शादी करूंगी। और उसी समय मैंने एक कविता भी बनाई, अगर उस कविता को मैं अभी सुनाना चाहती हूँ। खासकर लड़कियों के लिए ये अच्छा मैसेज जाएगा। तो वो
है कि गांव में लोग अपनी बेटी को शादी करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले अगुवाई करते हैं, कहते हैं कि चलो भाई अब लड़के वाले के घर जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं। तो वो कहता है पिता, लड़की का पिता, कि बहुत यातना झेल किसी विधि ब्याह ठीक कर पाया। और लड़के वाले कहते हैं कि देना होगा पहले ही सब रुपया गया सुनाया। फिर लड़की के पिता बोलता है कि अन्न धन जो भी मिला घर का बेच वहाँ पहुँचाया और शेष तिलक में दे देने का प्रण कर पिंड छुड़ाया। फिर लड़की के पिता कहते हैं कि सजे खूब बारात और जलसा शोभा हो धन की, बहस न मैं करता पूरी हो साध आपके मन की, किंतु एक नंबर का ही धंधा है जिसके घर में, हे भगवान न बेटी जन्मे उस गरीब के कर में। मैं उन पिता को इस मंच से ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं उस बेटी और बहनों को इस मंच से ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। आप अपने अंदर इतना बोल्डनेस लाइए कि आपके पीछे दुनिया जाए, आप किसी के पीछे नहीं रहिए। आपसे शादी करने का खुद प्रस्ताव लड़का वाला लेकर के आए, आप क्यों जाइएगा? अपने आप पे नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति जो है सो नारी में ही निहित है। इस शक्ति को आप कितना ऊपर ले जा सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आज जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, पुलिस हो, सभी शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, ऑटो ड्राइवर हो, सभी क्षेत्र में महिलाएं हैं। और महिलाएं हैं तो वो उनका कठिन परिश्रम का ही प्रतिफल है कि आज वो महिलाएं सशक्त हुई हैं। बिल्कुल। तो हमेशा महिला को महिला नहीं समझना है, पुरुष से के साथ काम करना है और कंधे में कंधे मिलाकर के काम करना है। अपने आप को परफॉर्मेंस ऐसा देना है कि हम महिला नहीं हैं, हमारी पहचान महिला से नहीं हो। जैसे कोई ये कहे कि महिला सिपाही है, नहीं, आप सिपाही हैं, महिला नहीं है। चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, आपका जो रैंक है उससे आपका पहचान होता है। बिल्कुल। लिंग से इतर यानी जो हमारा बायोलॉजिकल लिंग है, जैविक लिंग है, इससे इतर हमारी पहचान होनी चाहिए काम के ज़रिए। जो विभा जी कह रही है कि काम के ज़रिए हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, हम अपने काम कितनी निष्ठा से कर रहे हैं, इससे हमारा परिचय जो है वो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दहेज लेना और देना जो है वो दोनों ही अपराध की श्रेणी में है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी, आप 35 साल से बिहार पुलिस में हैं, तो 35 साल पहले जब विभा कुमारी ने बिहार पुलिस में आई थी और अब जब आपको 55 साल की आप हो गई और 35 साल का आपका नौकरी का पूरा सफ़र हो गया, दोनों में कुछ अंतर तो ज़रूर पाती होंगी। आत्मविश्वास के स्तर पर, सभी स्तरों पर कुछ ना कुछ अंतर तो ज़रूर पाती होंगी। बहुत अंतर है। पहले से हमारा समाज बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है और लड़कियां भी बहुत जागरूक हो गई हैं अपने अधिकार। आपके अपने व्यक्तित्व में भी आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो काम करते करते निखरता है। तो आप जब बहुत यंग एज में या बहुत नौजवान उम्र में आपने बिहार पुलिस में आई होंगी और अभी जब आपकी उम्र 55 साल तकरीबन हो गई है, तो अपने में क्या, अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में क्या अंतर पाती हैं? निरंतर जितना मैं पुरानी हुई हूँ उतना ही ज़्यादा दृढ़ हुई हूँ। जो पुराना हुआ वो घिस करके और निखर गया। कहा ना जाता है कि लोहा सोना को जितना धपाया जाता है उतना चमकता है जी। तो उसी तरह से जितनी भी उम्र का मुझे ज्ञान है उसमें अपने आप को और ज़्यादा सशक्त महसूस करती। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आप चूँकि ट्रैफिक पुलिस की अभी जिम्मेदारी संभाल रही हैं और सड़कों पर हम देखते हैं कि स्कूटी चलाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, कार चलाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो महिलाएं आ गई हैं बहुत बड़ी संख्या में। उन सब को देख करके और ये जो समाज की जो तस्वीर या सड़कों की भी जो तस्वीर बदल रही है, उस सब को देख करके आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? लड़कियां जो भी प्रोफेशन में भी आ रही हैं, रोड पर भी हैं, सड़क पर भी हैं, सरहद पर भी हैं, सभी जगह लड़कियों को देखकर एक खुशी का अनुभव होता है, गौरवान्वित महसूस करती हूँ। बैंक में भी जाती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ, कम एज की लड़कियाँ बैंक के प्रोफेशन में हैं, तो
तो हर जगह पे लड़कियों को देख के बहुत अच्छा महसूस होता है, उत्साह महसूस होता है, गौरव महसूस होता है कि पहले के अपेक्षा लड़कियां अब ज़्यादा जागरूक हैं और गार्जियन भी अब उन्हें सहयोग कर रहे हैं, समाज के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इसी तरह से लड़कियों को अगर सहयोग मिलते रहेगा तो आने वाला दिन में लड़कियां ऐसे भी पुलिस सेवा में भी और सभी सेवा में बराबर की भूमिका में रहेंगी। अभी तो पुलिस सेवा में, जैसे बिहार पुलिस में ही नहीं बल्कि बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। और बिहार जो है वो कुछ एक, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार कुछ एक राज्यों में बन गया है, ऐसे राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां महिलाएं जो हैं वो एक बड़ी तादाद में पुलिस सेवा में जो है वो शामिल हैं। विभा जी, क्या एक कोई डिपार्टमेंट जो होता है या कोई विभाग होता है उसमें जब इस तरीके का परिवर्तन होता है, जब महिलाओं की आमद ज़्यादा होती है, महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो डिपार्टमेंट का कल्चर भी बदलता है या डिपार्टमेंट का जो कामकाज का तरीका है उसमें भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। आपका जो कि 35 वर्षों का सफ़र है, तो उसमें क्या आप परिवर्तन अब आप देखती हैं डिपार्टमेंट में? अब जो महिलाएं आ रही हैं काफ़ी जागरूक हैं, उन्हें कोई चाह करके भी दबा नहीं सकता है। उनको अपने कर्तव्य का बोध है। और बहुत फरियादी जो महिला पहले थाना में जाती थी, कहा जाता था कि कोई नहीं सुन रहा है, कैसे करें। तो सरकारी हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अब हर थाने में महिला की व्यवस्था की गई है। महिला तो थाने हर ही थाने में महिला रहेगी तो महिला फरियादियों का जो है तकलीफ अच्छे तरीके से सुना जाएगा, उनके साथ न्याय और भी ज़्यादा अच्छा से होगा पहले की अपेक्षा। ये है एक महत्वपूर्ण बात, ये है। और इसी पक्ष को लेकर के सरकार भी चलती है कि महिलाएं जो हैं अपनी परेशानी, या महिला फरियादी जो है अपनी परेशानी महिलाओं से, महिला जो भी प्रतिनिधि है सरकार की, उससे ज़्यादा कंफर्टेबली या उससे ज़्यादा सहज तरीके से शेयर कर सकती हैं। यही वजह है कि महिला थाना जिसका जिक्र विभा जी कर रही हैं, या फिर हर थाने में जो एक महिला की नियुक्ति की गई है ताकि महिला फरियादियों की जो शिकायत है उसको सुना जाए, तो ये इसलिए किया गया है। एक बात और, आपने अपने मायके पक्ष के बारे में बताया कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपको अपने मायके में किस तरीके की दिक्कत या किस तरीके से आपको दोस्ताना व्यवहार मिला ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। जब शादी होकर के आई तब यहाँ पर क्या हुआ, ससुराल में क्या हुआ? क्योंकि एक आप 35 साल पहले की बात बता रही हैं और 35 साल पहले पुलिस में एक लड़की हो, ये बहुत ही फैसिनेटिंग या बहुत ही चैलेंजिंग बात भी थी। मेरी शादी होकर जब आई तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बिना दहेज की हमारी शादी हुई थी। सबसे अच्छी बात है ये। हाँ, और मेरे फादर इन लॉ स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर थे और वो अपने बहू लोग के साथ बेटी जैसा व्यवहार करते थे जी। ना ही मेरे लिबास लेकर के कभी टोका गया कि आपको ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, और नहीं काम के लिए दुखी किया गया कि आप घर का काम निपटाने के बाद ही ड्यूटी जाइए। और पति से भी काफ़ी सहयोग मिला। पति हमारे ड्यूटी का काफ़ी ध्यान रखते हैं, घर में भी हाथ बटाते हैं और बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि मम्मी सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग लेडी है। तो घर के हर सदस्य को मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले ये समझाते हैं, डेवलप कराते हैं कि बेटा आप अपना अपना काम भी कर लोगे तो थोड़ा सा मम्मी का काम हल्का हो जाएगा। तो उसके लिए मैनेज करना पड़ता है। ससुराल का तो सहयोग मिला ही, पति का भी काफ़ी सहयोग मिला। अपने आप भी सवेरे उठ करके सब काम को थोड़ा मैनेज कराना पड़ता है। बच्चे हैं, अब समय से नहीं जाग रहे हैं तो उनको जगा देना है। अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, अपने घर का कम से कम सफाई कर लीजिए, अपने टॉयलेट का सफाई कर लीजिए, तो घर का काम आसान हो जाता है और ड्यूटी मैनेज करने में काफ़ी सहूलियत होती है। अगर वही काम सिर्फ मैं ही करूं, सारे लोग सोए रह जाएंगे, तो मेरे लिए ड्यूटी में मन खुश नहीं रहेगा, काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा कि घर के काम को भी निपटाना है, बाहर के काम को भी निपटाना है। तो इसी तरह से मेरा नौकरी का सफ़र कटा है। उसमें जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे भाई बहन का सहयोग था, भाभी का सहयोग था, और जब मेरी शादी हो गई तो मेरे पति का काफ़ी सहयोग मिला, जिसके कारण हम नौकरी भी किए, बच्चों को भी पाले पोसे, और बच्चों में ये ज्ञान देने के लिए
मैं बाध्य कर दी कि आपका भी शादी होगा, आप भी अपनी पत्नी को सहयोग करोगे, अपने बच्चे को सहयोग करोगे, नहीं तो अकेली महिला क्या करेगी भाई। महिला को सशक्त होने के लिए हर चीज़ को सशक्त बनाना पड़ता है। अब देखिए ना, एक फूल बनाने के लिए, एक माला बनाने के लिए हजारों फूल का ज़रूरत पड़ता है। एक समुद्र के लिए हजारों बूंद पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक महिला ही काफ़ी है। तो इस तरह से हमारी भूमिका घर में होता है और घर से सहयोग भी मिलता है। घर से सहयोग भी मिलता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों को और जो भी महिलाएं, बच्चियां ये कार्यक्रम देख रही हैं, उनको ये समझना चाहिए कि टीवी पर या आप जब भी किसी महिला को किसी पद पर देखते हैं, ख़ास तौर पर जो मीडियम या आर्थिक तौर पर मध्यम परिवार से जो आती हैं, तो उसके पीछे उनका अपना आत्म अनुशासन भी होता है। जैसे विभा जी बता रही हैं कि सुबह वो उठ जाती हैं, उनको जब ड्यूटी पे जाना होता है तो समय पर पहुंचने के लिए पंक्चुअलिटी का वो खास ध्यान रखती हैं, तो वो अपने काम को इस तरीके से मैनेज करती हैं। तो खुद का अपना आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण और खुद की अपनी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो विभा जी की ज़िंदगी में जिसने अहम रोल निभाया। एक बात और आपसे विभा जी जानना चाहेंगे, जब कभी हम कामकाज की या घर के कामकाज की बात करते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो लड़कियों को काम सिखाती हैं। आपके 2 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, जो मेरी जानकारी है, आपने इसको किस तरीके से आप लेकर के गई? लड़का लड़की क्या दोनों को काम सिखाया या दोनों को काम का बंटवारा है, क्या मेरी है? तो लड़की से ज़्यादा घर का काम लड़का ही कर लेता है। उसे कुकिंग भी आता है, कुछ बना करके खाने का मन होता है तो वो भी खा लेता है, लड़की भी करती है। और बाहर में भी अपना जहाँ भी है, मिस इंडिया दीवा हुई है, इको इंटरनेशनल मिस इंडिया दीवा 2019 मेरी बेटी, तो अपने जगह वो भी अपना कर रही है। नारी को सशक्त होने के पहले सबसे पहले स्वतंत्र होना जरूरी है जी। स्वतंत्र होने में उसका जो शरीर है, बीत है और जीविकोपार्जन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अब कर रही है, उसका सशक्तिकरण का एक उदाहरण है मेरी बेटी। और बेटा को भी हम इसी तरह से कहते हैं कि आप अपने घर में या अपने प्रोफेशन में आप जो भी करना चाहते हो तो उसमें डिपेंड अपनी पत्नी पे नहीं हो जाना है, अपनी मम्मी पे नहीं हो जाना है। मतलब खाली औरतें ही सारा काम में सहयोग नहीं करेगी। आप पुरुष हो, बेटा हो, तो आप भी घर में खाना बनाना भी सीखो। अपने बच्चों के परवरिश जैसे मैं की हूँ उस तरह से आप भी करो, तभी जीवन खुशहाल रह सकेगा। और सारी जिम्मेदारियां महिला पर ही थोप दिया जाए कि आप सुबह उठ करके चाय भी बनाओ, खाना भी बनाओ, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, तो हम लोग दोनों क्यों नहीं रेडी करेंगे? सिर्फ महिला ही क्यों रेडी करेगी? तो इस तरह से महिलाओं को जागरूक होना जरूरी है और जागरूक हो भी रही है। आजकल जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है और पढ़ाई करके घर वापस लौटती है, लड़के जो साथ में कलीग होते हैं वो भी पढ़ाई करके लौटते हैं, तो अब समाज में बहुत बदलाव हो रहा है। दहेज का तो अंत हो ही रहा है। जो पढ़ा लिखा संवर्ग है वो इस ओर नहीं भाग रहा कि हमको दहेज मिलेगा तभी हम लड़की से शादी करेंगे। तो बदलाव हो रहा है, आने वाला समय में और इससे ज़्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, सशक्त जो नारी है उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने समाज को या अपने परिवार को भी सशक्त बनाए। अगर आप लड़के को काम नहीं सिखाती हैं तो ये आप एक गलती कर रही हैं, क्योंकि लड़का जो है वो जब कभी बाहर जाएगा नौकरी करने या पढ़ाई करने, तो अपना खाना पीना या अपने रोज़मर्रा का जो काम है उसका प्रबंध करना एक बड़ी दिक्कत पेश आएगी अगर आप उसको घर में वो ट्रेनिंग जो है वो नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर में भी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो आत्मनिर्भर जो है वो बने। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी ड्यूटी जो है वो स्टेशन गोलंबर पर है, पटना जंक्शन के पास में है, ट्रैफिक नियम जो है वो खूब तोड़े जाते हैं और हम लोग इस भरी दोपहरी में भी अगर कहीं भी बाहर जाते हैं देखते हैं कि ट्रैफिक पोस्ट के पास बहुत सारे लोग जो है मोटरसाइकिल लगाए हुए या कार लगाए हुए खड़े हुए हैं। तो ये जबकि क्यों ये ट्रैफिक जो है नियम इतने टूटते हैं, क्यों उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ट्रैफिक नियम का पालन दरअसल अपनी भी सुरक्षा है? किसी भी नियम को अनुपालन कराने में थोड़ा समय लगता है। मैं देख रही हूँ कि ट्रैफिक नियम टूट रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम। जी। पहले
फ्रंट हेलमेट लगा कर के लोग चलते थे मोटरसाइकिल से, अब पिलियन राइडर है, यानी जो उनके पीछे बैठे हैं उनको भी लगाना पड़ता है। खासकर महिलाएं जो पीछे बैठती हैं तो उसमें जो नहीं लगाई हुई होती हैं, अगर उन्हें रोका जाता है चालान काटने के लिए तो वो बोलती हैं, क्या मैडम हम महिला हैं, हम भी हेलमेट लगाएं। अरे भाई, आप महिला हैं तो क्या पुरुष का ही एक्सीडेंट होगा, महिला का नहीं होगा? इसलिए आप लगाइए। बच्चा है गाड़ी पे बैठा हुआ तो बच्चा का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हेलमेट लगाने से सिर्फ नियम अनुपालन ही नहीं होते हैं, आपकी सुरक्षा होती है। अरे पेनल्टी तो सरकार लगा देती है कि ताकि आर्थिक पेनल्टी दिया जाएगा तो लोग घर से ही कॉन्शस होकर निकलेंगे कि नहीं भाई हम नहीं लगा के जाएंगे तो उधर चालान कट जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए होते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि भाई आप सीट बेल्ट लगाइए, नहीं तो 1000 रुपये का चालान कट जाएगा। तो अब कमी आई है, पहले के अपेक्षा लोग चलते हैं। अच्छा, तेज़ी से गाड़ी चलाइएगा तो आपका जो है दुर्घटना होने की आशंका है। आप शहर में कितना तेज़ भाग सकिएगा, हर जगह ट्रैफिक की व्यवस्था जो है, गाड़ी का इतना प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में भी तेज़ चलिएगा तो आपस में टकराइएगा तो आपका जान माल का सुरक्षा नहीं हो सकेगा, आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। तो इस तरह से लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल का जो है अनुपालन कराने की ज्ञान हमें बचपन में ही दिया जाता है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं और स्कूल जाते हैं तो यह एहसास कराया जाता है कि पीली बत्ती किस चीज़ का संकेत है, लाल बत्ती हरी बत्ती। तो इस तरह से लोगों को समझना चाहिए कि अगर बिल्कुल, ये लोगों को ज़रूर समझना चाहिए कि जो ये पूरा ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जा रहा है और अगर वो पालन करते हैं तो दरअसल ये उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जो महत्वपूर्ण बात विभा जी कह रही है वो ये कह रही है कि पीछे बैठने वाली महिलाएं जो हैं वो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट, बदकिस्मती से किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसमें चोट जो है वो महिलाओं को भी आएगी। एक्सीडेंट जो है या दुर्घटना जो है वो लिंग का डिफरेंस नहीं करती है, ये बात हम सबको समझना ज़रूरी है। इसलिए हेलमेट ज़रूर लगाएं और साथ ही विभा कुमारी जैसी महिलाओं से प्रेरित होकर के खुद को सशक्त भी ज़रूर करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी अपने जीवन के बारे में बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शक अगर हमें इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव लिखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। कार्यक्रम खुला आकाश, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com। आप हमें ज़रूर लिखें, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दर्शकों, कोरोना अभी गुजरा नहीं है, इसलिए एहतियात, 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर करें और साथ ही वैक्सीन जो है उसका कोर्स यानी दोनों वैक्सीन जो है वो ज़रूर लिखें।